नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन के बारे में। एक करके जानते हैं तो किसके बारे में बात करें। 73वें यानी 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखो, अभी तक हमने इससे जितने भी संबंधित कमेटी बनाई गई थी, बलवंत राय हो, चाहे अशोक मेहता हो, चाहे पीके थुंगन हो, चाहे एलम सिंघनी हो, जो भी कमेटी थी, जितनी भी समिति थी, सबको मैंने एक एक करके विस्तार से पढ़ाया। एक एक करके सिफारिशें उनकी बताई, क्या बताया, क्या था, सब कुछ एक एक करके बताया। अब हम बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन जो है, इसमें बात क्या कही, क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया, या क्या था, क्या बात। क्योंकि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, अगर आप किसी भी एग्जाम में पेपर दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है कि आप किसी भी एग्जाम को पेपर, एसएससी लेकर एमटीएस से लेकर आप अगर यूपीएससी तक, मैं किसी भी लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, भले ही वहां पे क्वेश्चन अलग पूछा जाएगा, पैटर्न अलग होगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। हो सकता है कि कभी ये पूछ लीजिए 73वां संविधान संशोधन किस सन में होता, 1992 में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये उसकी डिटेल में पीके थुंगन समिति ने क्या किया, या किसकी सिफारिश लागू हुई, किसकी नहीं हुई, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पूछ लेते हैं, सबको आपको पढ़ना है। मैंने फिर से पढ़ाया था, आयोग से लेकर के किसी भी एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अब हम जानेंगे, जब देखो जितनी कमेटियां पढ़ाई, सभी ने अपनी सिफारिशें दी, सबसे महत्वपूर्ण जो भी सिफारिशें जो भी था, सबको एक एक करके मैंने बताया। उसके बाद 1989 यानी 1989 में क्या हो रहा है, 1989 में राजीव गांधी ने क्या किया, जो एलम सिंघनी की जो समिति कमेटी थी, एलम सिंघनी वाली, उनकी जो सिफारिशें थी, उसको प्रभावी करने के लिए लोकसभा में 1989 में ही क्या, लोकसभा में 1989 में क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया, क्या किया, प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यानी संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत किया, आप सभी को पता, कांग्रेस की सरकार थी, और प्रस्तुत किया और ये पास भी हो गया। कहां से, लोकसभा से 1989 में पास हो गया। किसकी सिफारिश से, एलम सिंघनी की सिफारिश से। एक एक करके सुनना, ठीक है। जब पास हो गया तो इसको राज्यसभा में पेश किया गया। देखो, तुमको पता है कि अगर भारत में कोई भी अमेंडमेंट को बनाने के पहले उसको पहले लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कहीं भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ये नहीं पहले लोकसभा ही, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ करके। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है पहले, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी कोई भी अमेंडमेंट हो रहा तो आप किसी भी उसमें कर सकते, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, ठीक है। इतनी बात, जब लोकसभा में पास हो, जब राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा में इसका विरोध किया जाता है, किस अपोजिशन द्वारा विरोध, बहुत जोर विरोध किया जाता है और ये पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो यानी कि 1989 वाला प्लान हुआ, कैंसिल हो गया। दरअसल ये क्या था, 64वां संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया था, ठीक है। 64वां और हुआ कौन सा है, 73। तो इसलिए जान लो कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ जो 64वां था, क्या था, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल में जब पूछा जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। 64वां जो संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था, वो भले ही बना नहीं, वो कानून नहीं बना, लेकिन जो अधिनियम प्रस्तुत किया गया था वो ये था। उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए कभी कभी संविधान संशोधन होते हैं हमारे कम होते हैं, लेकिन जो उनके एक्ट होते हैं, एक्ट कम होते हैं, लेकिन जो हम पेश किए जाते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक, प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसी के बाद 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनती है। किसकी बनती है, वीपी सिंह की सरकार। दरअसल वीपी सिंह की सरकार 1989 में बन जाती है। कब बन जाती है, 1989 में ही। लेकिन 1990 में वीपी सिंह की सरकार क्या करती है, ये भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाती है और 2 दिन का सम्मेलन करती है। जब 2 दिन सम्मेलन करती है, उसके बाद ये निष्कर्ष पहुंचती है कि हमें अभी संवैधानिक रूप देने के लिए ग्राम पंचायत को, यानी जो संविधान संशोधन चल रहा इसको लेकर, इसको संवैधानिक रूप देने के लिए, सीधी सी बात, जो ग्राम पंचायत उसको संवैधानिक रूप देने के लिए अमेंडमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1990 में इसको पेश किया। क्या क्या इन्होंने 1990 में इसको पेश किया, लगभग सितंबर के आसपास, ठीक है, सितंबर के आसपास 1990 में पेश किया।
ठीक है। लोकसभा में पेश किया, कहाँ पे पेश किया? 1990 में लोकसभा, ठीक है। और उसके बाद इनकी सरकार गिर गई, ज्यादा दिन तक अपनी सरकार नहीं चला पाए, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। 1990 में खत्म हो गया। उसके बाद 1991 में किसकी सरकार आ रही है? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा। और ये वो महान नेता हैं जिनके समय बहुत बहुत काम हुए। एक तो मनमोहन सिंह वाला काम, जब उन्होंने थोड़ा रेगुलर किया था, और दूसरी बात ये वाला अमेंडमेंट, उसको हम कहीं और बताएंगे, ठीक है। उसको कहीं और बताएंगे पूरी बात क्या थी वो, कि वो बताएंगे, टॉपिक तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में क्या किया? लोकसभा में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने के लिए पेश किया। और उसके बाद सभी को पता है 73वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1992 से ये एक्ट बना, अधिनियम बना, जो कब 24 अप्रैल 1992 से प्रभावित हुआ। यानी जो 73वां संविधान संशोधन है, अधिनियम है, जिसमें ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कब से लागू रहा? 24 अप्रैल 1992 से। और आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? तो ग्राम पंचायत दिवस, ठीक है, ग्राम पंचायत दिवस, ठीक है। इसको लेकर आर्टिकल जो 40 है, जिसमें बताया गया था ग्राम पंचायतों का गठन, वो प्रभावी हुआ, वो लाभकारी हुआ, वो स्वरूप में आया, कई सारी चीजें उससे हुई, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन, उसमें क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए, कौन सा भाग जोड़ा गया, एक एक करके जानते हैं। उसके बाद जानेंगे क्या अनिवार्य था, क्या स्वैच्छिक था, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए अब चलिए आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन जो था, इसमें क्या क्या जोड़ा गया, क्या क्या घटाया गया, क्या क्या बात बताई गई, एक एक करके जानते हैं, ठीक है। तो देखो 73वां संविधान संशोधन जो था, सीधी सी बात, एक लाइन में समझो। पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। बोलो हाँ, लिखते जाना इसको कि क्या क्या बताएगा। यानी संवैधानिक स्थिति प्रदान की, किसको? संवैधानिक स्थिति, पंचायती राज संस्था थी, उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। सुरक्षा प्रदान की। नया भाग क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया। तो यानी पंचायत जो है किस भाग में? भाग 9 में है। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें कितने? 29 विषय हैं। ध्यान देना कि जब नगर पालिका पढ़ाएंगे तो उसमें 18 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची। तो ये ध्यान जरूर देना कि किस अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए हैं, क्या आया कितनी बार, ठीक है। तो जो 11वीं अनुसूची है, जिसमें 29 विषय हैं, कितने? 29 विषय हैं, ठीक है। और ये जो लाइन लिखी है मैंने, वाद्य योग्य, बाध्यकारी, नियमित चुनाव, ये सब क्या है? तो देखो सीधी सी बात है कि जो पंचायती राज व्यवस्था, ये वाद्य योग्य, यानी कि इसको संवैधानिक जो दर्जा मिला वाद्य योग्य है, ठीक है। वो कोर्ट में जा सकते हैं, अपने अधिकार को लेकर लड़ सकते हैं, ये चीज बताइए। बाध्यकारी, यानी कि बाध्यकारी मतलब ये है कि जैसे सभी राज्यों को इसको अपनाने की जरूरत है। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था थी, इसको अपनाने, यानी कोई राज्य यह नहीं कह सकते नहीं अपने यहाँ ग्राम पंचायत नहीं बनाएंगे, मंडल नहीं बनाएंगे, ठीक है, यानी पंचायत समिति नहीं बनाएंगे, या मैं जिला परिषद नहीं बनाऊंगा, इसके लिए बाध्यकारी होंगे सभी राज्य, ठीक है। और नियमित चुनाव नियमित अंतराल में, ठीक है। इसका वर्ष कितने? 5 साल कर देंगे, अभी वो सब बता रहे हैं, अभी एक करके नियमित चुनाव होगा, नियमित अंतराल में होगा, वो सब अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यही बस सीधी सी बात हो, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बात क्या? संवैधानिक राज का दर्जा दिया गया। दूसरी बात क्या बताइए? भाग 9 जोड़ा गया, जिसको हम पंचायत के नाम से जानते हैं। तीसरी बात क्या बताइए? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय शामिल है, ठीक है। उसके बाद चौथी बात वाद्य योग होंगे, पांचवी बात बाध्यकारी होंगे, छठवीं बात क्या? नियमित चुनाव होंगे, नियमित अंतराल में चुनाव होंगे, ठीक है। अब एक एक करके जानते हैं जो उसकी प्रमुख बातें थी, फिर हम जानेंगे उसकी जो स्वैच्छिक बातें हैं, जो बाध्यकारी हैं, उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो चलो एक एक करके इसकी प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। क्या बताएंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो जिसकी प्रमुख विशेषताएं थी, मुख्यतः 12 ही हैं, जिनको हम एक एक करके जानेंगे। देखो सीधी सी बात, इन्होंने क्या बताया 73वें संविधान संशोधन में? ग्राम सभा का गठन। क्या? ग्राम सभा का गठन। और दूसरी बात क्या बताई? त्रिस्तरीय प्रणाली। त्रिस्तरीय प्रणाली मतलब सबसे ऊपर जिला परिषद होगा,
उसके बाद पंचायत समिति होगी जिसको हम ब्लॉक कहेंगे, और सबसे नीचे क्या होगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा ये त्रिस्तरीय किसकी थी, बलवंत राय मेहता की थी, ठीक है। अशोक मेहता की 2 स्तरीय थी, और लागू कौन हुई, त्रिस्तरीय। जो कब आई थी, तो कमेंट बॉक्स में बताओ भैया। इतना पढ़ा दिए हैं, अब थोड़ा तो हम भी टेस्ट लेते रहेंगे ना, तुम्हारा पता चला कि हम पढ़ाते जा रहे हैं और तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, तो क्या मतलब इसका, ठीक है। तो त्रिस्तरीय किसकी थी, बलवंत राय मेहता की थी। सबसे ऊपर क्या है, जिला परिषद, दूसरे पे क्या, पंचायत समिति जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, तीसरे पे क्या, ग्राम सभा, ठीक है। उसके बाद सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव। देखो जो सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उसके चुनाव। सबसे निचले हिस्सा जो ग्राम सभा होती है, वहां पे क्या होता है, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान के इलेक्शन में आप सभी वोट लोग यानी आम जनता वोट करती है कि नहीं करती है, बिल्कुल करती है। उसके बाद क्या होता है, पंचायत समिति यानी ब्लॉक। ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में जो हमारे और आपके द्वारा बीडीसी सदस्य चुने जाते हैं, जो हमारे वार्ड से चुने जाते हैं सदस्य, वो वोट करते हैं कि नहीं करते, बोलो हाँ। जो गांव से जुड़ा हुआ उसको बता दे भैया। जो शहर से जुड़ा हुआ है, जो नगर पालिका वाले हैं, उनका अगले बार आ रहा टर्न। लेकिन तुम्हारे लिए भी जानकारी जरूरी, क्योंकि कल तुम अधिकारी बनोगे, तुम्हें भी गांव में काम करने जाना पड़े। तो तुम यहाँ जानो कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक बटे होते हैं शहर में, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ठीक है। वैसे वहाँ पे वार्ड होते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, ऐसे बटे होते हैं, ठीक है। यहाँ ABC चलता है, वहाँ 1 2 3 चलता है, ठीक है। तो वहाँ से जब 2 3 वार्डों को एक साथ कलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद एक सदस्य का चुनाव करते हैं, जिसको हम कहते हैं बीडीसी सदस्य। वो जो बीडीसी सदस्य होता है, वो किसको वोट करता है, ब्लॉक प्रमुख। जो पंचायत समिति यानी सेकंड पे जो पंचायत समिति जो ब्लॉक है, उसका एक प्रमुख होगा, उसको कहते हैं ब्लॉक प्रमुख, यानी ब्लॉक का अध्यक्ष कहते हैं। उसको वोट कौन करता है, जो हमारे ग्रुप ऑफ कलेक्शन यानी जब कलेक्शन बना लेते हैं कुछ वार्डों का, वो करते हैं, वो वोट करते हैं। उनके हमारे द्वारा चयनित बीडीसी सदस्य को कौन चयनित करते हैं, हम। लेकिन जो हमारे द्वारा यानी जो ब्लॉक प्रमुख हो, इनडायरेक्टली हो रहा है। देखो इनडायरेक्टली मतलब क्या है, एक क्या है, ब्लॉक प्रमुख यानी BP लिख लो, ठीक है। उसके नीचे कौन सा आते हैं, बीडीसी, और उसके बाद आती है आम जनता यानी हम तुम मम्मी पापा, ठीक है, और हमारी बीबी, ठीक है। उसके बाद कौन, BP मतलब ब्लॉक प्रमुख। देखो ये होते हैं, इनके इलेक्शन के लिए हम वोट नहीं करते हैं, ये गलत। इनके इलेक्शन के लिए हम ऐसे चढ़ते हैं, फिर ये इनको वोट करते हैं, समझे। यानी ऊपर से नीचे डायरेक्ट, ये नीचे वाले भैया ऊपर नहीं जाते, ये वाली रो गलत समझ लो। तो ये जो हम तुम और आप हैं, मम्मी पापा हैं, बीबी है, वो वोट करेगी किसको, बीडीसी सदस्य को। ये तीन जैसे मान लो 1 2 3, ये तुम्हारे 3 वार्ड हो गए, इनका ग्रुप होगा। इनसे 3 वार्डों से एक मुखिया बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा बीडीसी सदस्य। ये ग्राम पंचायत वाले जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। समझा किसको रहा, जो शहर में रहता है बच्चा, उनको समझाना, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 जैसे ABC 3 ब्लॉक को एक साथ मिला लिया गया। ब्लॉक मतलब कौन से, वार्ड मतलब छोटे छोटे जो समूह होते हैं, जो बांट दिए जाते हैं। यानी A ब्लॉक में वो लोग रहते हैं, B ब्लॉक में तुम रहते हो, C ब्लॉक में तुम रहते हो। जैसे तुम्हारा क्रश कौन से ब्लॉक में रहता है, बताओ भाई यार। तुम मान लो A ब्लॉक में, तो तुम्हारा क्रश का Y ब्लॉक में रहता है यार। तो वहां तक देखने जाते हो नहीं, जाते सुबह शाम जाते हो नहीं, इसी बहाने टहल आते हो, बताओ। तो ठीक है, हम तुम वोट किसको करते हैं, बीडीसी को। और बीडीसी जब जीत जाता है, इनमें से कई सारे प्रत्याशी होते हैं, जब एक जीत जाता है, इसी तरह पूरे ब्लॉक में, यानी पूरे ब्लॉक में मान लो 100 सीटें, यानी एक ये जीता, एक इसी तरह फिर कोई जीता, ऐसे 10 बार जब 100 सीटें हैं, तो वो किसको वोट करेंगी, इनको वोट करेंगी, ब्लॉक प्रमुख को। ये इलेक्शन होता है ब्लॉक प्रमुख को, ठीक है। तो यानी बीडीसी किसको वोट करेगी, ब्लॉक प्रमुख को वोट करेगी। और जहां 51 वोट जिसकी तरफ गिर गई, वही जीत गई। यानी मतलब जो जीता, समझते हो, यानी एक जितनी वोटें हैं उनसे एक ज्यादा मिल जाए, बस सीधी सी बात है, वो जीत गया, ठीक है। तो जब ब्लॉक प्रमुख, तो यानी कि जो बीडीसी का सदस्य होगा इलेक्शन, जो ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन होगा, कौन वोट करे, बीडीसी वोट करे। और बीडीसी कौन, हमारे द्वारा चुना, यानी हमारी जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही ब्लॉक प्रमुख को चुनता है। यानी देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन हो रहा है। इतनी बात समझ में आई, हाँ। खैर इतनी बात तो जरूर समझ में आई होगी, नहीं आई तो दादा अब इससे बढ़िया हम क्या समझाएं। फिर भी नहीं समझ में कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल रहा है भैया, फोन करके पूछ लो, हम समझा देंगे तुमको एक करके। क्योंकि 10 20 50 100 बच्चे जो भी हमसे पढ़ते हैं, वो उनको तो डाउट ना हो, उनको तो डाउट क्लियर हो जाए, कहने मतलब ये है, ठीक है।
हाँ, तो इतनी बात समझ। उसके बाद जिला परिषद होता है। जिला परिषद क्या होता है? जिला परिषद देखो ये क्या होता है, सबसे बड़ी इकाई होती है जिला परिषद। जिला परिषद जो है सबसे बड़ी इकाई होती है। जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है ये सबसे बड़ी इकाई। देखो हमारे यहाँ जो ब्लॉक होता है, यानी अभी तक जो ब्लॉक होता है उसके जैसे जितना बड़ा ब्लॉक उसके उतने वार्ड बांट दिए जाते। ए खीरो प्रथम, जैसे हमारा खीरो लगता है, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का खीरो लगता है, खीरो प्रथम से इतना एरिया, खीरो द्वितीय से इतना एरिया। जो एरिया है वो ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है, यानी ग्रुपों, जो विलेज का समूह होता है, यानी कई सारे गांवों को एक साथ मिला लिया जाता है। उसके बाद यानी खीरो प्रथम द्वितीय तृतीय यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उनको मिला लिएगा, ठीक है, उससे जोड़ देता है। और वहां से एक सदस्य चुना जाए जिसको कहते हैं जिला पंचायत सदस्य। किसको कहते, जिसको क्या कहते हैं? जिला पंचायत सदस्य। और जो जिला पंचायत सदस्य जब वो जीत जाता है वही वोट करने कहाँ जाता है? जिला पंचायत। यहाँ पे ऐसे देखो, जिला पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। और इनको वोट कौन करते हैं? हम तुम, मम्मी पापा, बीबी तुम्हारी, ठीक है। हाँ, तो इनको वोट कौन करते हैं? हम तुम, मम्मी पापा, बीबी तुम्हारे, हो सकते हैं तुम्हें बच्चे भी करने लगे, ठीक है। हाँ, तो इनका वोट कौन कर रहा है? इनको वोट कौन, ये तो खुद एक आम आदमी नागरिक, इनको कौन वोट तो करना नहीं, ये वोट करेंगे इनको जिला पंचायत सदस्य को। और जब इनमें से एक जीत जाएगा तो ये वोट करेंगे इनको। या तो ये बताओ, ये जो जिला पंचायत सदस्य चुना जा रहा है प्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से? तो कैसे जुड़ा जा रहा है? ये ऐसे सीढ़ी चढ़ी फिर ऐसे सीढ़ी चढ़ी, ठीक है। पहले हम जिला पंचायत सदस्य को चुनेंगे, ये हमारा जो प्रतिनिधि होगा जिसको हम चुनेंगे वो वोट किसको करेगा? जिला परिषद अध्यक्ष को करेगा। यही होता है जिला पंचायत। ये तीनों इकाई का इलेक्शन, यानी जो ग्राम सभा का सभापति होगा यानी जो ग्राम प्रधान होगा उसको हम वोट करेंगे। ब्लॉक प्रमुख को हम इनडायरेक्टली निर्वाचित करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही वोट करते हैं ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में। और जो जिला पंचायत, जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है उसको हमारे द्वारा चुने गए सदस्य, जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं। यानी ब्लॉक प्रमुख को, जिला परिषद अध्यक्ष को हम क्या इनडायरेक्टली रूप से चुनते हैं, लेकिन जो गांव प्रधान होता है उसको हम डायरेक्ट रूप से चुनते हैं, यानी डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो सीधी सी बात यही बताई गई थी कि सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव, तो मतलब सीधी सी बात यही है भैया, बस, ठीक। इतनी बात समझ में। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम हमको फोन कर लो 83 18 78 17 29, यानी 8317 8318 781729, ठीक। इस पर फोन कर लो, नीचे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, हम नंबर भी देते हैं डेली, व्हाट्सएप कॉल कर लो, पूछ लो, एक एक करके समझा देंगे, ठीक है। तुमको बहुत अच्छी डिटेल समझाएंगे, जितना कहोगे उतना डिटेल में समझाएंगे। फिर भी ना समझ में तो फिर भी कहोगे, तुम जैसे कहोगे वैसे समझाएंगे, कि समझा जरूर देंगे तुमको, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद इन्होंने चौथी बात क्या होता है? सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण का मतलब जो सीटें हैं वो एससी और एसटी का, किसको? एससी और एसटी को, साथ ही साथ 1/3, जितनी भी जनसंख्या उसकी 1/3, यानी जितनी भी जनसंख्या मतलब क्या समझ, जितनी भी सीटें हैं उसका एक ब्लॉक में जितनी भी सीटें हैं, जो ब्लॉक यानी जो पंचायत समिति है उसमें एक ब्लॉक में जितने गांव आते हैं उसमें कई सीटें होती है। जैसे एक ब्लॉक में मान लो 70 सीटें हैं, तो 70 सीटों में 1/3 सीटों पर हर पंचवर्षीय में हर 5 साल में जो बने इलेक्शन होगा उसमें क्या 1/3 सीटों पर महिलाएं इलेक्शन लड़ेंगी। कौन लड़ेगा? महिलाएं। और एससी एसटी का अपना आरक्षण दिया गया, ठीक है। ये बात बताइए। उसके बाद पंचायत कार्यकाल, तो पंचायत कार्यकाल 5 साल के होता है, लेकिन अगर प्रधान की डेथ हो गई, कोई ऐसा कार्य होगा जिससे वो पद खाली हो सकता है, बिल्कुल खाली हो सकता है। लेकिन एक बात बता दे तुमको, जैसे 5 साल का इलेक्शन होता है और कोई प्रधान है 4 साढ़े 4 साल राज कर लेता है, बचे कितने? 6 महीना बचे, ठीक है। 6 महीना बचे हैं, तो उस कंडीशन के दौरान इलेक्शन दोबारा नहीं होगा कि यह पद खाली होगा तो इलेक्शन हो जाए। यानी जब पंचायत का दूसरा इलेक्शन होने वाला है और उसके 6 महीना पहले कोई पद खाली हो जाता है किसी ग्राम प्रधान का, तो उस दौरान पुनः इलेक्शन नहीं होगा। वो इलेक्शन नहीं होगा, उसको अंडर में किसके? जिला परिषद के चला जाएगा, यानी जो जिला का प्रमुख होगा उसके अंडर में चला जाएगा। और पुनः जब पूरे भारत जो पूरे राज्य में इलेक्शन होगा, भारत में पूरे राज्य में इलेक्शन होगा, तो उसी दौरान उसमें भी इलेक्शन कराया। ये कंडीशन ध्यान रखो, 1 साल नहीं है 6 माह है, 1 साल नहीं है 6 माह, क्योंकि जब यूपीएससी या पीसीएस पूछेगा, आरओ वाले पूछेंगे तो ऐसे ही फंसाएंगे तुमको, इसलिए याद रखो, ठीक है। उसके बाद अनर्हताएं। अनर्हताएं मतलब वो ग्राम सभा, उस राज्य का अधिकारी, सॉरी
सदस्य होना चाहिए जिस राज्य में लड़ने जा रहा है। साथ ही साथ 21 वर्ष की उम्र पर पूरी कर चुका है। ये सारी अनर्हताएं हैं। 21 वर्ष की उम्र से कम ना हो, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग यानी इसका जो इलेक्शन होगा राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, जो किसके राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद शक्तियां हैं, कुछ कार्य हैं, क्योंकि उनके पास कुछ खुद की पावर होती हैं, कुछ कार्य हैं, ठीक है। उसके बाद वित्त आयोग का गठन यानी तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। बहुत बार बताया, सभी कमेटियों में बताते हैं ना, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाए ताकि जो ग्राम पंचायत है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ वित्त की जरूरत पड़ी है, पैसा की जरूरत पड़ेगी। जैसे तुम्हारा घर चल रहा है उसके लिए पैसा जरूरत पड़ती है, वैसे इसके भी गठन करते, यानी वित्त आयोग का काम ही यही है कि जो पैसा को बंटवारा करना, ठीक है, राज्यों की पंचायतों को, ठीक है। उसके बाद लेखा परीक्षण ऑडिटर का मतलब एक ऑडिटर होगा जो परीक्षण करेगा कि जहां रुपया जा रहा सही जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना यानी जो संघ यानी यूनियन टेरिटरीज है वहां पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के अनुसार ही लागू होगा। राष्ट्रपति के बाद ऑपरेशन के बाद यानी राष्ट्रपति कहेगा तभी होगा, उसके पहले नहीं हो जाए, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू। कुछ बात बताइए जो अंतिम अपवाद के रूप में कह सकते हैं छूट प्राप्त राज्य व क्षेत्र। तो छूट प्राप्त राज्य व क्षेत्र क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर था लेकिन अब तो ये अलग हो गया, तो यहाँ से यार कानून हट गया तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, मिजोरम, इनमें क्या है कि जो जनजातीय क्षेत्र के हैं यहाँ पे सीधा राष्ट्रपति का नेतृत्व है। यहाँ पे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधा किसका? राष्ट्रपति का नेतृत्व है। तो ये अपवाद है। तो ये थी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, एक एक करके जानते हैं। अब इसके कुछ स्वैच्छिक कार्य होगा, कुछ स्वैच्छिक कार्य हैं जिनको हम जानते हैं और कुछ बाध्यकारी हैं जिनको हम जानते हैं। उसके बाद खत्म होगा 73वां संविधान संशोधन। चलिए आगे देखते जो अनिवार्य बातें यानी जो राज्य को माननी ही माननी है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के, उनको जानते हैं, ठीक है। तो देखो अनिवार्य बातें क्या, यानी एक ग्राम सभा का गठन करना, मतलब इसको करना ही करना है। तो ग्राम सभा का गठन करना ही करना है। किसका? ग्राम सभा का गठन करना ही करना। उसके बाद गांव स्तर पर पंचायत, माध्यमिक स्तर पर ब्लॉक, यानी ये ब्लॉक समझ लो यार, माध्यमिक का मतलब ब्लॉक यानी मीडियोकर मतलब ब्लॉक, ठीक है। तो पंचायत माध्यमिक स्तर पर ब्लॉक तथा जिला स्तर पर पंचायत का गठन, यानी गांव स्तर पर पंचायत का, माध्यमिक स्तर पर तथा जिला स्तर पर पंचायत का गठन। मैंने बताया था पंचायत समिति इक्वल टू ब्लॉक, और जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद गठन क्या कहते हैं ना, जिला परिषद का गठन किया जाता है कि नहीं जिला स्तर पर। सबसे बड़ी क्या होता है? जिला परिषद होती है। उसके बाद पंचायत समिति जिसको हम ब्लॉक करते चाहे माध्यमिक कह लो, ठीक, और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है। तो यानी इनका गठन, और तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव। तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव मतलब क्या है? ग्राम प्रधान, बीडीसी, ठीक है, और जिला पंचायत सदस्य। इनका इलेक्शन होता कि नहीं प्रत्यक्ष, जिनमें हम वोट करते हैं यानी जनता वोट करती, ठीक। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान की इलेक्शन वोट करते हो नहीं करते हो? बीडीसी वाले में करते हो कि नहीं करते हो? बोलो हाँ। जिला पंचायत सदस्य के वाले में वोट करते हो कि नहीं करते हो? बोलो हाँ, करते हो ना, ठीक। तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव। उसके बाद क्या पता है? जो ग्राम ब्लॉक और जिला प्रमुख का अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी जो ब्लॉक का प्रमुख होगा जिनमें बीडीसी वाले वोट करेंगे, ब्लॉक प्रमुख वाले वोट करेंगे, ठीक है, बीडीसी वाले। और जो जिला पंचायत सदस्य है किसमें? जिला प्रमुख में वोट करेंगे। यानी इनका कौन हमारे द्वारा देखा जाए यानी जनता के कंपेयर में देखा जाए अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बता दें, चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब बच्चा वह होता है, भैया वह होता है, दीदी वह होता है, बिटिया वह होता है, जिसमें सीधे जनता वोट करे। प्रधान वाली मंत्री वाले इलेक्शन में आप सीधा वोट करते हो कि नहीं करते हो? प्रधानमंत्री इलेक्शन, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन वोट करने जाते हो? नहीं जाते हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा तो नहीं चुना जाता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके द्वारा? विधायक द्वारा, सांसद द्वारा जुड़ा जाता ना। सही बात है ना। तो सीधी सी बात है, जो ब्लॉक प्रमुख है उसको कौन हमारे द्वारा जो बीडीसी सदस्य चुनता है वही वोट करता है ब्लॉक प्रमुख वाले इलेक्शन में। सीधी सी बात है। और दूसरी बात, जो जिला प्रमुख यानी जिला परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है, जो हमारे सदस्य द्वारा, जो हमारे जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है, और जिला पंचायत सदस्य का वोट करते हो, सीधी सी बात है। तीसरी बात क्या होता है? जो SC ST और महिलाओं यानी 1/3 महिलाओं, 1/3 यानी 33% लगभग महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और SC ST को आरक्षण तो मिलना ही मिलना है। कार्यकाल 5 वर्ष होगा, यानी चाहे तीनों में, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे ग्राम सभा, तीनों को कार्यकाल 5 वर्ष का। वित्त आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग, और अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए 21 वर्ष, यानी ग्राम सभा का जो इलेक्शन होगा ग्राम सभा वाले में
ग्राम प्रधान के इलेक्शन में उम्र कितनी होनी चाहिए? 21, जो मैंने पहले बता दी, ठीक है, 21 वर्ष होनी चाहिए उम्र, ठीक है। इतनी बात क्या, यानी इतनी जो बातें अनिवार्य हैं, इतनी तो माननी ही मानी राज्य को। अब कुछ स्वैच्छिक बातें जिनको हम देख लो, माने या ना माने उनको देख लो, उसके बाद कंप्लीट होगा आपका 73वां संविधान संशोधन। चलिए आगे देखते, ठीक है। चलिए, जो स्वैच्छिक हैं, कुछ स्वैच्छिक प्रावधान है, यानी जिनको माने या ना माने सरकार, वो बात बताएगी। तो संसद और विधानमंडल प्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं में जोड़ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, जो संसद यानी जो सांसद होंगे, एक रायबरेली जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है उसका एक ही सांसद होगा, और प्रतिनिधि मंडल यानी जो विधायक होते हैं तो कई सारे होते हैं, उन सबको किस में जोड़ना? इसी पंचायती राज संस्थाओं में जोड़ना, यानी कि यहाँ पे जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। ये बात बताइए, यानी जो सांसद होंगे और जो विधायक होंगे वो पंचायती राज संस्थाओं में उनको जोड़ना। दूसरी बात, ओबीसी को आरक्षण, यानी कि राज्य सरकार चाहे तो जो ओबीसी का कैंडिडेट है उसको आरक्षण दे या ना दे, इसकी बात बताइए। यानी जो सीटों पे आरक्षण है ओबीसी का दो या ना दो, ये क्या है। लेकिन एससी और एसटी को अनिवार्य है, महिलाओं को, लेकिन ओबीसी को लेकर के क्या बताया गया? स्वैच्छिक, राज्य सरकार दे या ना दे, वो राज्य सरकार के ऊपर। दूसरी बात, 11वीं अनुसूची के 29 विषयों को सभी अथवा कुछ विषयों को संपन्न कराने, मतलब लागू हो सके तो सभी विषयों को लागू करो, कुछ को कम लगाओ, ठीक है। जो भी है वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और जो अंतिम बात क्या होती है? पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, यानी पंचायतों को वित्तीय अधिकार ये देना, जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायत है उनको पथकर लगाने का, मेला टैक्स लगाने के, इन सारे को अधिकार दो, ताकि वहाँ पे वित्तीय संस्थाओं को लेकर के जो कार्य हैं रुक सकते हैं, वो चलते रहें, कम से कम और विचार हो सके, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास हो सके। भैया यही था आपका, क्या भैया? यही था भैया आपका, यही था 73वां संविधान संशोधन। क्या था? यही था आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, जो पास हुआ, लागू हुआ। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यही था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद।